हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स और केमिकल में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। टोटोमेरिज्म हमने पढ़ा था और उसके बाद एसिडिक करेक्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, एसिडिक करेक्टर में हमने देखा था कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होती हैं सिंपली नाइट्रो कंपाउंड्स की, नाइट्रो एल्केन्स की, वो एसिडिक होती हैं। और उसके रीज़न इसने दिए थे कि नाइट्रो जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ है नाइट्रो ग्रुप का, वो उसको कंफर्ट कर रहा है कि वो उसको लूज़ कर सकता है, हाइड्रोजन को लूज़ कर सकता है ईजीली। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लूज़ होने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो भी स्टेबलाइज्ड है। देखो यहाँ पर ये जो इन्होंने रेजोनेंस शो की है वो यही शो कर रही है कि आफ्टर लूजिंग द प्रोटोन, जो उसने हाइड्रोजन, प्रोटोन क्यों कह रही हूँ क्योंकि वो प्रोटोन की तरह जा रहा है, H+ की तरह रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन एटम, जो कार्बन आयन यहाँ पर बन रहा है वो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है जो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, एसिडिक करेक्टर क्यों वो शो कर सकते हैं सिंपली नाइट्रो एल्केन्स, उसके 2 रीज़न इन्होंने बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक नीचे वाला पैराग्राफ समझने की कोशिश की थी। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि पहले अगर क्या करते हैं नाइट्रो एल्केन्स का, सबसे पहले अगर उसको कोई किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट करा देते हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा स्ट्रॉन्ग एल्कली और इस तरह का कार्बन आयन बन जाएगा जो यहाँ पर हमने पढ़ा। ठीक है, ये बनने के बाद अगर फर्दर एसिडिफिकेशन, यहाँ पर देखो इस एसिडिफिकेशन किया है। ठीक है, फर्दर एसिडिफिकेशन कर दें तो प्रोटोन आकर जो चिपक जाता है, जो प्रोटोन आकर चिपकेगा वो इस तरह की कोई इनोल फॉर्म बना देता है। हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पढ़ा है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, वहाँ पर भी एक कीटो फॉर्म होती है, एक इनोल फॉर्म होती है। लेकिन वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा इस पैराग्राफ में, नीचे वाले इस पैराग्राफ में यहाँ समझाने की कोशिश की है कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है कि कीटो फॉर्म में ज़्यादा रहने को प्रेफर करता है कंपाउंड। कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है इसके ऊपर फॉरवर्ड में जो है वो फास्ट स्टेप है ये लिखा है और बैकवर्ड स्टेप स्लो है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर एक ये जो बन गया है आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, हमारा जो एक कार्बन आयन यहाँ पर बन गया है उसका कन्वर्जन इस फॉर्म में फास्ट है। ठीक है, वो फॉरवर्ड में ही फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा, बजाय कि बैकवर्ड में जब वो अगर मान लो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट भी कर रहा है तो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम स्लो है। इसका मतलब जो स्पीशी यहाँ पर इनोल फॉर्म यहाँ बन गई है वो बैक में नहीं जाना चाहती, यानी कि ये जो स्पीशी यहाँ पर बन गई है वो काफ़ी स्टेबल स्पीशी है। यही हमारी ऐसी नाइट्रो फॉर्म है जिसके बारे में हम आगे फर्दर रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों तरह से बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। कब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगी, उससे रिलेटेड आगे हम अब रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल किया था कि ये जो स्पीशी बन गई है ऐसी नाइट्रो फॉर्म ही है ये जो हमने इस पेज पे सबसे ऊपर पढ़ी थी। देखो ठीक है ना, ऐसी नाइट्रो फॉर्म, मैंने 2 वर्ड्स कहा था कि तुम्हें सिर्फ 2 वर्ड से ही याद रखना है, नाइट्रो फॉर्म, ऐसी नाइट्रो फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे टोटोमेरिज्म की फॉर्म में हमने इसको देखा था। ये फॉर्म डेवलप कैसे होगी वो हमने एसिडिक करेक्टर वाले पोर्शन में देखा है कि पहले बेस से रिएक्ट कराते हैं नाइट्रो अल्केन्स को, जैसे ही वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है हाइड्रोजन को फिर हम उसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो हमें ऐसी नाइट्रो फॉर्म मिल जाती है, स्टेबल फॉर्म में मिल जाती है। वो अब एग्जिस्ट कर रही है, वो बैकवर्ड नहीं जा रही है, वो कार्बन आयन में कन्वर्ट नहीं हो रही है या कीटो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शंस तभी शो कर पाएंगे ना जब हम इसको बना पाएंगे, ये कब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस पेज पे ये यही समझाने की कोशिश है कि एसिडिक करेक्टर शो करता है। पहले पैराग्राफ में ये समझा रहा है, दूसरे में कि ऐसी नाइट्रोफॉर्म कैसे बनती है, और फिर वो आगे नीचे देखो अलग से हेडिंग भी डाला है, रिएक्शंस ऑफ ऐसी नाइट्रोफॉर्म विद इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, मतलब वो ऐसी नाइट्रो जो फॉर्म है वो खुद भी कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी और कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कौन कौन सी रिएक्शंस वो शो कर सकती है आगे वो पढ़ेंगे। फर्स्ट उसने एक बनाया है, जब ऐसी नाइट्रो फॉर्म हमारी किसी नाइट्रो अल्केन की न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है तो कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है। तो इसमें सबसे पहले देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। अल्डोल कंडेंसेशन तुमने अभी, हमें वैसे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लेना चाहिए था पहले, लेकिन अब क्योंकि ये स्टार्ट कर लिया तो पहले इसी को फिनिश कर लेते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन अगर किसी ने 12th में ध्यान से पढ़ा है तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या जनरेट करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। कार्बन आयन जो भी होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। तो यहाँ पर जो एक कार्बन आयन फॉर्म है, ये देखो हमारी जो एसी नाइट्रो फॉर्म है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम कर रही है, वो एरो मार्क से ही तुम्हें दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस चाहिए या फिर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज उसी को तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे ना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है फिलहाल। ठीक है, तो ऊपर देखो नाइट्रोमीथेन से पहले उसने वही बनाया है क्या, जिसकी हम बात करें, न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। पहले उसने बेस से रिएक्ट किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और इस तरह का एक कार्बन आयन बन गया। उस कार्बन आयन ने खुद को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रखा है। पहले स्टेप में सिर्फ यही बताया। ठीक है, दूसरे स्टेप में वो किसी एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, वही उसका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ कर रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अटैक होगा। अगली स्पीशी जो बन गई है वो ये बन गई है। ठीक है, अगली स्पीशी बनने के बाद वो फिर से स्टेबलाइज्ड होना चाहता है। स्टेबलाइज्ड कैसे होगा, अब सारी यहाँ पर जो वाटर निकला था उससे ये एक प्रोटॉन लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर जाकर वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, वाटर पहले ही रिएक्शन में पहले स्टेप में निकल चुका है, वही वाटर से अब यहाँ से ये ऑक्सीजन एटम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और अगले स्टेप में हमारा बन रहा है ये। ठीक है, अब ये जो स्पीशी बनी ये फर्दर क्यों वाटर रिमूव कर रही है, क्योंकि फर्दर स्टेबलाइजेशन हो रही है। कैसे स्टेबलाइजेशन हो रही है, रेजोनेंस या कह लो कंजुगेशन हो रही है। नाइट्रो ग्रुप में जो NO है, डबल बॉन्ड है, उसके साथ ये डबल बॉन्ड जो डेवलप हो रहा है वो कंजुगेशन में है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से ये सेम बिल्कुल, इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं हम। एल्डोल कंडेंसेशन जो वर्ड आता है ना, अदरवाइज तो इसको एल्डोल रिएक्शंस भी कह सकते थे। एल्डोल ये जो बना है ना, जिस जैसी स्पीशी ये बनी है ऐसी ही एल्डिहाइड्स में बनती है, उसी को तो एल्डोल, एल्डिहाइड वाला पार्ट भी बनता है और हाइड्रोक्सिल भी बनता है, तभी तो उसको एल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ तक अगर रिएक्शन को स्टॉप कर देते तो ये एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। अब कंडेंसेशन का मतलब यही है कि वाटर रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वाटर रिमूव जो होता है उसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्पीशी बन रही है वो क्या बन रही है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड बन रहा है एक। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल सिमिलर टू अल्डोल जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल वहाँ यहाँ पर हमारा क्या है, एसी नाइट्रोफॉर्म है जो ये है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। एल्डिहाइड कीटोन्स में हम क्या पढ़ते हैं, देखो इस तरह का कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन भी तो पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या बना लेता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होके, सॉरी क्या बोलेंगे, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है एल्डिहाइड कीटोन में भी। और जो सॉरी यहाँ अगर C दिखाऊँ कार्बन, इस तरफ H दिखा दूँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया इधर, और इधर ये जो हाइड्रोजन है ये OH नेगेटिव इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक कार्बन आयन तुमने बना दिया। और यही कार्बन आयन ही तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। इस तरह से होती है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। हमारे जो नाइट्रो कंपाउंड से जो कार्बन आयन बन रहा है, ऐसी नाइट्रो फॉर्म बन रही है, वही तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन जिसमें हमारी ऐसी नाइट्रो फॉर्म न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। दूसरी सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट बदल गया है। क्या, अब की बार हम सिंपली एल्डिहाइड से रिएक्ट ना करवा कर क्या करवा रहे हैं, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब भी अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड बात आ जाए, ये माइकल एडिशन तुमने वहाँ पे भी पढ़ी होगी पहले, या नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लोगे। ठीक है, जहाँ एडिशन 1,4 पोजीशन पर हो रहा है, देखो 1,4, इसको माइकल एडिशन को हम 1,4 एडिशन कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो नाइट्रो अल्केन पहले ले रखा है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ऐसी नाइट्रोफॉर्म बन गई है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी ऑब्वियसली। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी तो कुछ कहीं कोई सेंटर भी तो होना चाहिए ना, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जहाँ ये अटैक कर सकती है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अब इस मॉलिक्यूल में है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में देखो 1,4 एडिशन हो रहा है,
1,4 एडिशन को माइकल एडिशन कहा जाता है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बोनिल जो ग्रुप है ये, इसकी साइड में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो एडिशन देखो ये इसने अटैक कार्बोनिल कार्बन पर करने की बजाय कहाँ कर दिया है, इस कार्बन पर कर दिया है। कौन से कार्बन पर, जहाँ ये, ठीक है ना 4। अब इसको 1,4 एडिशन क्यों कहते हैं, 1 2 3 4, पहला कार्बन ये रहा, इसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड होगा एक मॉलिक्यूल और दूसरा जो एडिशन होगा वो ऑक्सीजन पर होगा। तो 1,4 पोजीशन पर जो एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन कहा जाता है। यहाँ पर देखो ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन है यहीं पर तो अटैक हो रहा है हमारे किसका, एसिनाइट्रोफॉर्म का, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बन अटैक कर रहा था एसिनाइट्रोफॉर्म का, वो आकर इससे ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ देखो ऑक्सीजन के ऊपर, ये स्टेबलाइजेशन इन्होंने डायरेक्ट कर दिया एडिशन प्रोडक्ट लिख के। अदरवाइज यहाँ पर पहले तो डबल बॉन्ड भी जनरेट होता, मतलब एक इनोल फॉर्म बनती, लेकिन वो इनोल फॉर्म फिर कन्वर्ट हो जाती कीटो फॉर्म में। इस तरह से दिखाना चाहिए था, ठीक है। अभी अगर किसी को ना भी समझ में आए तो पहले एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड, यहाँ पर तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड, अब कोई कहेगा यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हुआ था, वो तो यहाँ शो ही नहीं किया। लेकिन वो डबल, जैसे मैं अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, इस तरह की स्पीशी बनेगी। मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तुम कहोगे इस तरह का कुछ बनना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन ने खुद को स्टेबलाइज किया, यहाँ पर OH आ गया, ठीक है। तो ये एक इनोल फॉर्म नहीं लग रही तुम्हें, अब ये खुद को कन्वर्ट कर लेगी किस में, कीटो फॉर्म में, ठीक है। O और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सीधा स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट लिख दिया है यहाँ पर, एडिशन प्रोडक्ट लिख के स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। उसके बाद देखो नीचे, अब ये दूसरी रिएक्शन होगी जिसमें हमारी एसिनाइट्रोफॉर्म न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। अब तीसरी हेलोजिनेशन। अब ये जो रिएक्शन नीचे हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सिमिलर हमने पढ़ी है आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट तुम करते हो, आइडोफॉर्म बनता है, कहाँ पढ़ा है ये भी हमने कीटोन्स में ही पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पर हेलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और जो कीटोन्स, जिन कीटोन्स के पास इस तरह का जो पोर्शन, मिथाइल कीटोन्स जिन्हें कहा जाता है, ये होती है, वही हेलोफॉर्म बना पाती हैं। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। क्योंकि नाइट्रोमीथेन में भी देखो CH3NO2, यहाँ पर देखो CH3NO2 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं हेलोजन से। हेलोजन कौन सी ली है यहाँ पर, क्लोरीन ली है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन हेलोफॉर्म जैसा ही है। हमारी नाइट्रोमीथेन जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, और क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है। तो तीनों की तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद हेलोजन। और इस तरह का देखो सीधा डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, क्लोरोपिक्रिन एक प्रोडक्ट बन जाता है किससे, नाइट्रोमीथेन से। ये जो क्लोरोपिक्रिन होता है ये टीयर गैस में यूज़ होता है, ये उसका एक कंपोनेंट होता है, टीयर गैस, आंसू गैस जो होती है उसमें यूज़ होता है क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। ये बात इन्होंने अगले पेज पर लिखी हुई है, ठीक है। नीचे 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं कि सेकेंडरी अगर ले रखा है तुमने, क्या तुम्हारा नाइट्रो एल्केन जो है सेकेंडरी, एक ही हाइड्रोजन है उसके पास, तो एक ही तो ब्रोमीन आकर लगेगा ना, क्योंकि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। ये जो यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हैं, इनको कोई यहाँ से हम कोई हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, या यहाँ पर कोई हेलोजन नहीं लगा सकते हम। क्यों, क्योंकि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, वही एसिडिक है, जो एसिडिक है वही तो हटेगा ना, मतलब वो इजीली रिमूवेबल है, ठीक है। वहीं पर हेलोजन आकर लगेगा। टर्शरी में, इसका मतलब टर्शरी जो अल्केन होंगे नाइट्रो अल्केन्स, उनमें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो कोई भी उनका हम हेलोजिनेशन नहीं कर सकते। ये देखो अगले पेज पर इन्होंने यही बात लिखी है कि टर्शरी नाइट्रो अल्केन्स का हम हेलोजिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता, ठीक है। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ी जिनमें हमारी ऐसी नाइट्रोफॉर्म किसका काम कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही थी, ठीक है। अब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारी ऐसी नाइट्रोफॉर्म इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बन जाएगी, ठीक है। ऐसा कैसे होगा, मतलब एक ही सेम मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर सकता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर ये जो सीधा इन्होंने लिख दिया है, ये जो डायरेक्ट चीज़ें लिख देते हैं थोड़ा समझ लिया करो पहले।
ये देखो सोडियम सोल्ट ऑफ नाइट्रोनिक एसिड लिख दिया इन्होंने, ये कहाँ से आया होगा, RCH2NO2, ये इससे प्रोड्यूस हुआ है। कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, ये हम बहुत अच्छे से एसिडिक करेक्टर जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, उसमें पढ़ा है यही बात। अगर इस कंपाउंड को मैं पहले OH नेगेटिव से रिएक्ट करा दूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एल्कली डाल दूँ इसके अंदर, तो ये इनमें से ये 2 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो फॉर्म होगा वो एक कार्बन आयन है। उसका फर्दर अगर एसिडिफिकेशन कर दूंगी तो ये हमें ये मिलने वाला है, ठीक है। ये तुम पिछला जो ये पेज अभी अभी पढ़ा है, हमने एसिडिक करेक्टर पढ़ा था, जहाँ हम ऐसी नाइट्रोफॉर्म कैसे बनती है जो पढ़ा है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया अपना सबस्ट्रेट कि हमने ले लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोनिक एसिड, ये कि कहाँ से बना होगा, वो इससे बना होगा, ठीक है। पहले इसको बेस से रिएक्ट किया होगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दिया होगा और हमें एक ये स्पीशी मिल गई होगी, ठीक है। अब फर्दर इस स्पीशी में अगर 50% H2SO4 डाल दें, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस अगर इसकी कर दें, तो ये फर्दर हमें क्या देने वाला है, एक एल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट देखो इस रिएक्शन का एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बनाएगा। तो इसमें देखो इस रिएक्शन का नाम है नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, मतलब हम नाइट्रो ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, हम नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एक कार्बोनिल ग्रुप एक डेवलप कर रहे हैं। नाइट्रो अल्केन्स से हम कार्बोनिल ग्रुप डेवलप कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। प्राइमरी जो नाइट्रो अल्केन्स होंगे वो एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी जो नाइट्रो अल्केन्स होते हैं वो कीटोन्स देते हैं। कैसे देते हैं वो हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो स्पीशी है इसका सबसे पहले तो देखो इसको 50% H2SO4 से अगर हम ट्रीट करें तो दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक प्रोटोन आके चिपक गया है, ठीक है। तो एक स्पीशी बन गई जिसको इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। यही स्क्वायर ब्रैकेट वाली स्पीशी हमारी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देखो लिया गया है, ठीक है। वाटर जिसको मतलब न्यूक्लियस चाहिए या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इन्होंने वाटर को मान लिया है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखो जैसे ही वाटर ऐड होगा एक और स्पीशी ये बन गई है, ठीक है। वाटर जैसे ही ऐड हुआ, अब यहाँ से देखो प्रोटॉन ट्रांसफ़र इन्होंने बीच में कुछ लिखा है। वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल चिपका था यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा और नाइट्रोजन पर जाकर लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, जैसे ही यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा वो फटाफट से नाइट्रोजन उसको अपने पास रख लेगा। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में इसीलिए दिखाया है कि क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगी। जैसे ही वाटर चिपकेगा इस कार्बन से, वैसे ही वो क्या निकलेगा, एक प्रोटॉन निकलेगा वहाँ से स्टेबलाइज होने के लिए। और जैसे ही वो प्रोटॉन निकला उसको नाइट्रोजन ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अपने पास लगा लिया। ये देखो यहाँ पर आकर लग गया। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो खुद को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो ये देखो सीधा क्या बन गया है, एल्डिहाइड। यहाँ से देखो ये जो शिफ्ट इन्होंने दिखाया इस तरह से, और बाई प्रोडक्ट निकल गया है कुछ, ठीक है, NHOH होल ट्वाइस, इस तरह से कुछ एक बाई प्रोडक्ट भी निकल गया है जो इन्होंने शो नहीं किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो पहला फॉर्म थी ऐसी नाइट्रो फॉर्म, अपॉन एसिडिफिकेशन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकती है। कब, जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस ले ली जाए, 50% H2SO4, ठीक है। जब हमने एसिडिक करेक्टर पढ़ा था वहाँ हमने स्लाइटली एसिडिफिकेशन किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस लिए हैं और वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, देखो इन्होंने फिर एक अनदर एग्जांपल लिया। अब ये दूसरा एग्जांपल में है, ये सेकेंडरी लिया है, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है, ठीक है। उस टाइम पर कीटोन बन रहा है। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो रिएक्शन है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये नहीं है, कोई मेन एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये डिसएडवांटेज है कि ये रिएक्शन वायलेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी कोई यील्ड हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो इतनी काम की नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन फिर भी किसी किसी केस में ये बहुत काम की हो जाती होगी, जहाँ हमें नाइट्रो ग्रुप को अगर कन्वर्ट करना होता होगा किस में, कार्बोनिल ग्रुप में अगर कभी करना पड़ जाए, तो हमें किससे, मतलब हमें हमारे नाइट्रो एल्केन्स को किससे रिएक्ट कराना है, सिर्फ और सिर्फ H2SO4 डालना है उसके अंदर 50%, ठीक है।
थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, अभी हमने देखो क्या क्या पढ़ा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले पढ़ा टोटोमेरिज्म कि इस तरह से ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका जस्ट एक फीचर है। ये कि यहाँ पर कोई हम रिएक्शन नहीं कर रहे हैं कि टोटोमेरिज्म एक रिएक्शन है। टोटोमेरिज्म कोई रिएक्शन नहीं है, ये उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इस तरह से अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये समझाने के लिए है कि आगे हम दो ऐसी फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद एसिडिक करेक्टर बल्कि एक है कि इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लीव कर सकता है हाइड्रोजन को, मतलब कि उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो हैं हमारे नाइट्रो एल्केन्स की एसिडिक होती हैं, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जो यहाँ पर कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की फॉर्म में बॉटम में यहाँ पर दिखाया है। देखो ये कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म, ठीक है। तो इस पेज से हमने ये पढ़ा एसिडिक करेक्टर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारी जो ऐसी नाइट्रो फॉर्म है वो दो तरह से बिहेव कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है तो तीन रिएक्शन पढ़ी हमने, अल्डोल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन एंड हेलोजिनेशन। और इसके बाद हमने एक पढ़ी जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी एक ही रिएक्शन पढ़ी हमने, उसमें पढ़ा नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोनिल में, ठीक है। ये बेसिक एक पढ़ा। एसिडिक करेक्टर के अंडर ही लगा लो, ये सब हमने पढ़ा जो ये अभी अभी पढ़ी हैं रिएक्शंस, ये एसिडिक करेक्टर के अंडर ही पढ़ी हैं। थर्ड टाइप ऑफ नाइट्रो एल्केन्स जो रिएक्शन शो कर सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो नाइट्रो एल्केन्स हैं तीनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं और तीनों डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले प्राइमरी एल्केन्स नाइट्रो एल्केन्स, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स को का जब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे विद बॉइलिंग। ये देखो ये याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइड्रोलिसिस ऐसा सच नहीं कर दिए कि सिंपली वाटर से या फिर वैसे ही हो गया है, किसकी प्रेजेंस में। देखो बॉइलिंग HCl लेना पड़ेगा बिल्कुल हॉट, या फिर 85% H2SO4, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होंगी तभी नाइट्रो एल्केन्स हाइड्रोलाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। देखो हीट ये यहाँ पर लिख रखा है, हीट का जो साइन है वो यही दिखा रहा है कि बॉइलिंग HCl लिया है, ठीक है। तो जब प्राइमरी को की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये देखो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, वो फर्दर हाइड्रोलाइज होके दो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन बन रहा है वो हम इसी तरीके से बना रहे हैं। हमें जब भी इस हाइड्रोक्सिल अमीन की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है लैब में, वो हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो सेकेंडरी एल्केन्स नीचे दिखा रहा है, फिर सेकेंडरी एल्केन्स नाइट्रो एल्केन्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक कीटोन बनता है और नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, दोनों में डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो दोनों क्लास ऑफ कंपाउंड्स बिल्कुल ही अलग है, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड बन रहा था, यहाँ पर कीटोन और नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और टर्शरी मेरे ख्याल हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, देख लेते हैं। हाँ, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वही बात फिर से, मेन जो रिएक्शंस नाइट्रो एल्केन्स जो भी शो कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से कर पा रहे हैं। जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं वो एसिडिक हैं, ठीक है, तो हाइड्रोलाइज्ड भी हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन टर्शरी में क्योंकि कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते तो उनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो है एक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2 के साथ रिएक्शन जब कराई जाती है तब भी तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो ये भी एक मेथड यूज़ किया जा सकता है। कभी अगर तुम्हें लैब में 3 बीकर्स रखे हैं और तीनों में अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन रखे हुए हैं, तो तुम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी है। तो देखो प्राइमरी किस तरह बिहेव करेगा HNO2 के साथ, प्राइमरी को जब ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो देखो क्या बनता है, नाइट्रोलिक एसिड बनता है, इस तरह की स्पीशी बनती है। ये तुम्हें खुद ही याद रखनी पड़ेगी जो यहाँ पर बनाई है, ठीक है। इस तरह की स्पीशी बनेगी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स की के उसमें, ठीक है। सेकेंडरी जो कन्वर्ट होंगे तो वो होंगे सूडो नाइट्रोल में, और टर्शरी कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अब लैब में कैसे पता चलेगा, ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है
मतलब अगर किसी बीकर में मान लो प्राइमरी, तुम्हें नहीं पता है कि वो प्राइमरी है, लेकिन तुमने HNO2 के साथ रिएक्ट किया और कोई एक कंपाउंड बन गया, अब तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, तुमने उसकी कोई नेमिंग थोड़ी ना किया या उसको अलग कर लिया है, ठीक है। तो उसको फर्दर अगर एल्कली डाल दिया जाए, जो भी रिएक्शन हुई HNO2 के साथ, उसके बाद अगर उसमें क्या डाल दे, कोई एल्कली डाल दे, कोई बेस डाल दे, अगर रेड कलर डेवलप हो रहा है तो वो नाइट्रोलिक एसिड इसका मतलब बना था। इसका मतलब हमारा नाइट्रो एल्केन प्राइमरी था, ठीक है। और अगर सेकेंडरी जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन पर, वो सूडो नाइट्राइल बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, सूडो नाइट्राइल बनाते हैं। और इनको अगर एल्कलीज में फर्दर डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं और एक ब्लू कलर का सोल्यूशन सिर्फ बन जाता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी का जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिएक्शन विद HNO2 वो किस में डिज़ोल्व हो रहा है, एल्कलीज में डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी का एल्कलीज में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। और टर्शरी के केस में तो HNO2 के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। फिर वही रीज़न, क्योंकि उनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो HNO2 भी हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को क्या करने में, डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंस बताना हो जब, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ एक रिएक्शन मैनिच रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सेम एल्डिहाइड और कीटोन्स जैसे शो करते हैं, वही रिएक्शन है। वहाँ पर देखो मैनिच रिएक्शन में होता क्या है, मैनिच रिएक्शन के दो जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है वो ये होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एक सेकेंडरी अमीन। यहाँ पर देखो ये रही सेकेंडरी अमीन, ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये सेकेंडरी अमीन मिलकर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। देखो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह अगर मैं ये लगा दूँ, हमारी क्या सेकेंडरी अमीन, ये CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कंपेयर करें कार्बन और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था वो यहाँ से हटकर इस कार्बन पर आ जाएगा। मतलब हमने HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी एक अमीन की प्रेजेंस में क्या बना लिया है, एक इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। ये जो बन गया ना कार्बन, मैं फिर से बना के दिखाती हूँ, रुको अगर किसी को कन्फ्यूजन है। जो बना था इधर H है भाई, H, यहाँ मिथाइल था, मिथाइल, ठीक है। और मैंने कहा था बॉन्ड पेयर जो यहाँ होना चाहिए था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया था। तो ये जो स्पीशी बनी है ये इलेक्ट्रोफाइल एक जनरेट कर देती हैं, कौन कौन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा किससे, हमारी ऐसी नाइट्रोफॉर्म से, ऐसी नाइट्रोफॉर्म अब एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, ठीक है। तो वो आपस में ट्रीट करके इस तरह से, देखो अब इन दोनों स्पीशीज़ ने क्या बनाया था वो मैंने दिखा दिया था ऊपर ड्रॉ करके, लेकिन हमारा नाइट्रो एल्केन क्या बनाएगा, RCHNO2। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स थे, लेकिन अगर हमने बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये क्या है, एक किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। और हमने अभी अभी क्या बनाया था, एक देखो अभी अभी तो एक डेवलप किया था ना इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ कार्बन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरह से एक बॉन्ड नहीं बना लेंगे आपस में, वही यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया होगा अब, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम यहाँ, ठीक है। तो ज़्यादा डीप न जाते हुए जब हम मैनिच रिएक्शन वहाँ पढ़ेंगे, तो अगर जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा वो अभी भी बुक उठा के पढ़ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर खोलना, मैनिच रिएक्शन उसमें खोलना कि ये दोनों स्पीशीज़ ने क्या डेवलप किया है, क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल डेवलप किया है, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, हमारे जो है नाइट्रो एल्केन्स प्राइमरी और सेकेंडरी, वो एक न्यूक्लियोफाइल बना देंगे, और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो फर्दर है एक रिएक्शन, लास्ट है जो इनकी नाइट्रो एल्केन्स की, रिडक्शन। अब इसमें भी देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे तो कुछ इम्पॉर्टेंट लगी नहीं भाई, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, बार बार ये पूछी भी जाती है, बाकी ये नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, हमारे टाइम में ये नहीं था, ठीक है। रिडक्शन
क्या कह रहा है, रिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिडक्शन जो है नाइट्रो एल्केन्स का वो डिपेंडेंट है दो चीज़ों पर, कि कौन से टाइप का तुमने रिड्यूसिंग एजेंट दिया है और किस तरह का तुम्हारा मीडियम है, पीएच ऑफ द मीडियम, कि रिएक्शन मीडियम एसिडिक कंडीशंस में करा रहे हो, रिडक्शन न्यूट्रल में करा रहे हो, बेसिक में करा रहे हो, तो तीनों ही टाइम पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं नाइट्रो एल्केन्स। जैसे वैसे तो क्या होता है, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स का जब भी रिडक्शन पढ़ते हैं तो सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, कोई भी वो ले लो, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर नाइट्रो एल्केन्स डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा तुमने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा उस पर और डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स जनरेट करेगा। जैसे सबसे पहले देखो, अगर एसिडिक मीडियम में रिडक्शन किया जाता है तो एसिडिक मीडियम में मतलब किसी एक मेटल की प्रेजेंस में, एक्टिव मेटल जैसे कि यहाँ पर ले रखी है टिन, ठीक है, टिन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं नीचे, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी अमीन्स बना देता है, ठीक है। इसी तरह अगर न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन कराया जाता है, न्यूट्रल मीडियम, ना मीडियम एसिडिक है ना मीडियम बेसिक है, तो उस टाइम पर जो इन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट दिया वो जिंक डस्ट एंड NH4Cl सोल्यूशन लिया। NH4Cl एक क्या है, सॉल्ट है, तभी तो न्यूट्रल कंडीशंस हैं, ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जब नाइट्रोमीथेन का इन्होंने रिडक्शन किया तो हमें हाइड्रोक्सिल अमीन मिला, NHOH, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, NHOH ग्रुप में, ठीक है। और थर्ड देखो इन्होंने क्या किया है, अब की बार रिड्यूसिंग एजेंट अलग लिया है, कैटालिटिक रिडक्शन करें। कैटालिटिक रिडक्शन क्या होता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हम करते हैं, ठीक है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, उसी को कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिडक्शन करें तब भी ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने भाई पढ़ी है केमिकल रिएक्शंस नाइट्रो एल्केन्स की, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रो एरीन्स की रिएक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।